तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लोकमत। लोक यानी जनता, मत यानी उनका विचार, जनता का मत। लोकमत को हम जनमत भी कहते हैं। जन यानी जनता, मत यानी विचार। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम इसे कहेंगे पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन यानी जनता का विचार। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस हो रहा है, सामने आ रहा है। इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक ओपिनियन से आप क्या समझते हैं? अगर हम इसे समझना चाहें तो हम कहेंगे कि किसी भी देश की जनता के विचार, घटनाओं के बारे में, वहां के नेताओं के बारे में, संस्थाओं के बारे में और अन्य राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। ओपिनियन दो प्रकार के हो सकते हैं, दो लेवल पर हो सकते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल ओपिनियन। इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति का ओपिनियन। एक व्यक्ति क्या सोचता है, आप एक व्यक्ति के रूप में क्या सोचते हैं कि आपके देश में जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, आप उनके बारे में कुछ जानते हैं, आप अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं, आप किसी बात से सहमत हैं या किसी बात से सहमत नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाल के समय में बहुत सारे विषयों पर डिबेट चल रही है। एक तरफ तो कुछ कानूनों को लेकर जनता का एक ग्रुप, एक समूह, जैसे कि किसान लोग किसान बिल को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे संबंधित कुछ व्यूज है, कुछ लोग उसके समर्थन में हैं, कुछ विरोध में हैं। उसी तरफ दूसरी ओर देश में महामारी फैली हुई है, विश्व लेवल पर ही फैली हुई है कोरोना या वायरस के कारण। तो इसको लेकर भी हर रोज एक नया इशू आता है। जैसे कि अभी मोस्टली हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन या वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाना केंद्र की जिम्मेदारी है या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इत्यादि इत्यादि। किस तरह से सरकार को ये काम करना चाहिए। तो हम लोग अपने घरों में भी बैठते हैं तो इस बारे में बात करने लगते हैं। कोई किस प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू उठाता है, कोई किस प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू उठाता है। तो इंडिविजुअली हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, वो भी एक प्रकार का ओपिनियन है। या फिर किसी घटनाक्रम, किसी रिजल्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ समय पहले हमारे देश के एक स्टेट वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए। वहां पर तो प्रमुख पार्टियां प्रतिद्वंदी थी। ममता बनर्जी के द्वारा लेड वहां का टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस, और दूसरी तरफ बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमारे देश में केंद्र में शासन है और कई अन्य राज्यों में शासन है। और सत्तारूढ़ पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो वहां का चुनाव जीते। तो वहां पर भी बहुत समय तक चलता रहा कि भाई किसकी जीत होगी, टीएमसी जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी, कि ऐसा होगा, कौन किसके पक्ष में जाएगा। तो लोग अपने अपने उसके समर्थन में और विरोध में, और पूरे देश में ही एक प्रकार की डिबेट चल रही थी। और जब इस तरह के चुनाव होते हैं, फिर उनका रिजल्ट आता है, तो लोग खड़े होते हैं सामने स्क्रीन के, अपने घरों में, बाहर भी, और वहां पर उन घटनाओं को देखते हैं और उसके बारे में अपने विचार को बनाते हैं, विचार को व्यक्त भी करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल ओपिनियन पर जो हम एक्सप्रेस करते हैं अपने बातों को, वही हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, उसे हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। पब्लिक ओपिनियन तो किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, किसी सोशल इश्यू के बारे में हो सकता है। समाज में कोई घटना घटित हो रही है, उस पर भी हम कोई अपना इशू, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र में हम बेसिकली राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में ही लोगों के विचारों की बात करते हैं। फिर हम दूसरे लेवल पर आते हैं, एग्रीगेट ओपिनियन। एग्रीगेट यानी सामूहिक रूप से। जब एक्यूमुलेशन हो जाता है, जब बहुत सारे लोगों के विचार जुड़ जाते हैं, तो हम उसे सामूहिक रूप से जनता का ओपिनियन कहते हैं। और ये किस प्रकार से व्यक्त होता है? चुनावों के माध्यम से व्यक्त होता है। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो जनता किसी के पक्ष में ज्यादा वोट करती है, किसी के पक्ष में कम वोट करती है। तो ये लगता है कि जनता का मत इस पार्टी के पक्ष में था, इसके पक्ष में नहीं था, इत्यादि। या फिर कोई रैली होती है, कोई मीटिंग्स होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पर भी जनता अपने विचारों को व्यक्त करती है। और ये पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पॉलिटिशियंस, क्योंकि यदि वे
लोगों के भावनाओं को, विचारों को, मतों को नहीं समझ पाते हैं, तो चुनाव में फिर से जीत पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखिए कि जब चुनाव पास आने लगते हैं तो सरकारें परेशान होने लगती हैं जो शासन कर रही होती हैं, क्योंकि उनको डर लगने लगता है कि पिछले कुछ समय में उन्होंने जो भी काम किए हैं, अगर जनता उनसे नाराज है तो उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हम अपने पैरों में शूज पहनते हैं और शूज हमको कहीं से काटने लगते हैं तो हम उसको उतार कर फेंकना चाहते हैं, तो तुरंत ही उस कमी को दूर करना पड़ेगा। तो सरकारी जनता को खुश करने के लिए कुछ नए नए अच्छे काम भी करने लगती हैं। तो पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस स्लाइड में देखिए आप, पब्लिक ओपिनियन के बारे में जो मैं आपसे बता रही थी कि लोगों का मत होता है। देखिए टीवी स्क्रीन चल रहा है, घटनाएं हो रही हैं और लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस के बहुत हैवीवेट पॉलिटिशियन ने प्रवेश किया, जितिन प्रसाद जी ने। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये एक बड़ा इशू था, टीवी में डिबेट आ रही थी, सब तरफ कवरेज हो रहा था। इसी तरह से घटनाएं होती रहती हैं घटित, और उसके बारे में जनता देखती है, फिर विचार व्यक्त करती है। कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई उन्होंने बहुत अच्छा किया, कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही थी, अच्छा किया इस दल में आ गए। फिर दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये तो बहुत धोखेधड़ी की बात है कि कोई अपने दल को छोड़ दे, फिर इन्हें यहाँ आकर क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, राज्य को इससे क्या मिलेगा। इसी तरह की बातों पर जनता अपने विचार व्यक्त करती है। हम सभी लोग अपने घरों में टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, इंटरनेट पे समाचार सुनते हैं और फिर बहुत सोच समझकर अपनी राय को उस विषय के बारे में बनाते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन ये शब्द जो इतना इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से निकला है? फ्रांस से। कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति, एक शब्द जैसा कि लोकमत इसका नाम रखा गया या जनमत, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? 1588 में मिशेल डी मॉन्टेन ने अपने बहुत फेमस एसेज लिखे, वहां पर उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया और उसे क्या कहा? ओपिनियन पब्लिक। पब्लिक यानी यहाँ पब्लिक के लिए, क्योंकि फ्रेंच में ये वर्ड है। और ये जो फ्रेंच टर्म था फिर आगे चल करके किसने इस्तेमाल किया? रूसो ने। रूसो एक बहुत फेमस पॉलिटिकल थिंकर हैं। उन्होंने 1761 में एक उपन्यास लिखा जूली नाम का, या न्यू हेलोइस, वहां पर उन्होंने इस टर्म का पुनः प्रयोग किया। तो देखिए शुरुआत यहां से हो रही है। शेक्सपियर ने भी बड़ी महत्ता दी, उन्होंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन मिस्ट्रेस ऑफ सक्सेस है। ऐसे ही तमाम विचारकों ने बहुत कुछ कहा, पब्लिक ओपिनियन को नाम दिए। अब ओपिनियन बनते कहाँ थे? कॉफी हाउसेज में। कॉफी हाउसेज वो जगह होती हैं जहां पर कि लोग इकट्ठे होते हैं, दीज आर मीटिंग प्लेसेस। लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं। तो यूरोप में बड़े फेमस थे कॉफी हाउसेज, वहां पर लोग इकट्ठे होते थे, बातें करते थे घटनाओं के बारे में, और उनके विचार व्यक्त होते थे और बनते थे मिडिल 17th सेंचुरी में। फिर आगे चल करके लंदन में ये जेंटलमैन क्लब्स बन गए, बहुत सारे क्लबों में लोग मिलते थे, वहां पर बातचीत करते थे। तो इस तरह से धीरे 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 पब्लिक ओपिनियन का महत्व बढ़ता रहा। जनता के हाथ में जैसे जैसे अधिकार ज्यादा आने लगे, वैसे वैसे जनता के विचारों का महत्व भी बढ़ता गया, क्योंकि पहले तो नहीं था। मान लीजिए अगर राजतंत्र था तो वहां पर जनता के विचारों का क्या महत्व? राजा जो चाहेगा वही करेगा। जनता किसी बात को चाह रही है, नहीं चाह रही है, उसे इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन आधुनिक समय में पब्लिक ओपिनियन की बड़ी महत्ता है, क्योंकि अब बहुत सारे बड़े बड़े सोशल मूवमेंट्स होते हैं। अभी मैं आपको आगे चल करके और भी बताऊंगी स्लाइड्स के माध्यम से कि सोशल मूवमेंट क्या होते हैं। लेकिन सोशल मूवमेंट बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते हैं और उनमें जनता बड़े पैमाने पर शामिल हो जाती है। जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले, कुछ साल पहले हमारे देश में एक बहुत फेमस सोशल मूवमेंट हुआ था, जो अन्ना हजारे के द्वारा उसका डायरेक्शन किया गया था। अन्ना हजारे जी बहुत प्रसिद्ध भारत के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लोकपाल की नियुक्ति को लेकर के था। लगभग पूरे देश में लोग उसमें के समर्थन में आए। और अभी इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सोशल मूवमेंट हुआ, बहुत ही फेमस है, और उस मूवमेंट का नाम था ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक यानी कि जो वहां पर निग्रो लोग रहते हैं, काले लोग रहते हैं, वहां पर
बहुत सारे अत्याचार कई उनके होते हैं उनके ऊपर, वहां की सरकार के द्वारा भी, पुलिस इत्यादि के द्वारा भी। तो उन लोगों ने इसके खिलाफ ये मूवमेंट चलाया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट है जिसका नाम शायद आपने सुना हो और आपको शायद पता हो, मी टू मूवमेंट। मी टू यानी पहले कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये स्त्रियों द्वारा चलाया गया मूवमेंट था बेसिकली, जहां कुछ लोगों ने कहा कि भाई मेरे साथ कभी किसी वक्त कोई हेरासमेंट हुआ था, सेक्सुअल हेरासमेंट, किसी आदमी ने, जहां मैं काम करती थी वहां पर किसी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, पर मैं उस समय कुछ नहीं कह पाई क्योंकि वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली था और मैं उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं कुछ कहती भी तो मेरा कैरियर बर्बाद हो जाता या ये। लेकिन आज 20 साल बाद या 10 साल बाद या 30 साल बाद भी अब स्थितियां बदल गई हैं, तो अब मैं अपने साथ हुए उस अत्याचार का विरोध करना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों ने बात उठाई कि 30 या 35 साल पहले भी अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई थी, किसी ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की, तो उन लेडीज ने आगे आकर के इस बारे में कहा। फिर ये बहुत फेमस आंदोलन बन गया, इसको तो पूरी दुनिया में लोगों ने समर्थन किया। तमाम लोग जो चुप बैठे थे, उन महिलाओं ने अपने साथ हुए अत्याचार की बात की। तो इस तरह के बड़े बड़े सोशल मूवमेंट चलते रहते हैं और वहां पर ओपिनियन, क्योंकि जब लोग उनको सुनते हैं तो उनके पक्ष या विपक्ष में आते हैं। तो इस तरह से लोकमत शब्द की उत्पत्ति होती है और पूरी दुनिया में इसकी महत्ता बढ़ने लगती है। डेमोक्रेसी के साथ साथ, आंदोलनों के साथ साथ लोग इस शब्द को बहुत ज्यादा अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करने लगते हैं और इसके महत्व को समझने लगते हैं। अब हम लोग लोकमत की सिंपल परिभाषाओं पर आते हैं, क्योंकि आपके लिए परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यू में भी आपको परिभाषाएं लिखनी और कहनी होती हैं। तो आप देखिए, सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जो लोकमत की है वो लॉर्ड प्राइस की है। लोकमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो वे सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों के बारे में रखते हैं। लोकमत क्या है? ये मनुष्यों का मत है जो वो सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट से जो संबंधित होते हैं, उन विषयों के बारे में लोगों के विचार, ये पब्लिक ओपिनियन है। जिन्सबर्ग क्या कहते हैं? लोकमत का अभिप्राय समाज में प्रचलित उन विचारों और निर्णयों के समूह से होता है जो लगभग निश्चित रूप से प्रतिपादित होते हैं, जिनमें कुछ स्थायित्व होता है और उन्हें मानने वाले लोग उन्हें इस अर्थ में सामाजिक समझते हैं कि वे अनेक मस्तिष्कों द्वारा एक साथ विचार करने के परिणाम है। थोड़ा लंबी परिभाषा है, लेकिन इसको सरल भाषा में जो कि मैं आपको बता रही हूँ वही है कि ये लोगों के विचार हैं। इन विचारों में कुछ स्थायित्व होता है और उन्हें मानने वाले लोग उन्हें इस रूप में अच्छा समझते हैं या सामाजिक समझते हैं कि कई लोग, अनेक मस्तिष्क यानी कई लोग इस बारे में विचार कर रहे हैं और वे सबके हित में हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि बात हो रही कि कई लोग विचार करें, तो क्या कई लोग जो बात कहते हैं वो सच हो जाती है? क्या वो सबका रिप्रेजेंटेशन करती है वो बात? ऐसा नहीं है। कई बार बहुत सारे लोग भी बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा उसके समर्थन में आ गए तो वो बात सच हो गई। हो सकता है कि वो बहुत सारे लोग भी गलत हो। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लोकमत का सही अर्थ क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सही अर्थ क्या है? लोकमत के लिए केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं, बहुमत यानी मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ही पर्याप्त नहीं है और ना ही सर्वसम्मति की आवश्यकता है। सर्वसम्मति यानी यूनानिमिटी, यानी सबकी सहमति जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई एक व्यक्ति भी कोई एक बात कह रहा हो और वो भी लोगों के इंटरेस्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गांधी जी का नाम सुना होगा। गांधी जी जो कहते थे लाखों करोड़ों लोग उनकी बात को मान लेते थे। गांधी जी तो एक अकेले थे, उनकी बात भी लोगों का, क्योंकि वो जो कहते थे वो लोगों के हित में कहते थे। तो एक व्यक्ति की बात भी पब्लिक ओपिनियन हो सकती है कि वो कह रहा है और कई बार हम लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ये बात कह रहे हैं और ये हमारे हित में, हम इनकी बात को मानते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां हमारा विश्वास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मत ऐसा होना चाहिए जिसमें चाहे अल्पमत, अल्पमत यानी माइनॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि समाज में कुछ जातियां होती हैं, कुछ लोग होते हैं
जो अल्पमत में होते हैं उनकी संख्या कम होती है, उन्हें डर होता है कि बहुमत के लोग या मेजॉरिटी के लोग मुझे दबा ना दे, तो वो डर नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कानून ना बने जो अल्पमत के विरोध में हो, कोई ऐसी बात ना कही जाए, कोई ऐसा इशू ना कहा जाए कि जो अल्पमत के विरोध में हो। तो अल्पमत की संख्या होना चाहिए, उसे ये विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कानून बन रहा है वो हमारे हित में होगा, गलतफहमी नहीं हो वहां पर, भय से नहीं, डर से ना माने, विश्वास से उसको मानने के लिए तैयार हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इसको कहा किसने है? लॉवेल ने। A majority is not enough and unanimity is not required, but the opinion must be such that while majority may not share it, but they feel bound by conviction and not by faith to accept. तो ये सही अर्थ है। लॉवेल की इस परिभाषा को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यही लोकमत के सही अर्थ को बताती है। तो इस परिभाषा से हम कुछ बातों को देखते हैं कि वो बेसिक टेनेट्स क्या हैं, वो आधारभूत तत्व क्या हैं जो लोकमत के लिए जरूरी है। सर्वप्रथम तो इट नीड्स टू बी मेजॉरिटी डिसीजन, कि भाई ज्यादातर लोगों ने उस बात को कहा हो, ज्यादातर, मेजॉरिटी, बहुमत। लेकिन वहां पर हम लॉवेल की इस बात को जोड़ लेंगे कि मेजॉरिटी तो है लेकिन माइनॉरिटी भी उससे सहमत है। सेकेंडली, इट इज ऑलवेज एक्टिव एंड डायनामिक, हमेशा चेंज होता रहता है, एक्टिव रहता है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है लोकमत की? इट ऑलवेज एम्स एट द प्रमोशन ऑफ द गुड एंड इंटेंडेड फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द नेशन। लोकमत वो बात होती है जो सबके कल्याण में होती है, जन कल्याण की भावना छुपी हुई हो, सब लोगों की भलाई होगी, देश की भलाई होगी। ये बात लोकमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी बात लोकमत नहीं हो सकती जो राष्ट्र हित में ना हो, जो लोगों के हित में ना हो, लोक कल्याण की भावना ना हो, तो फिर वो लोकमत नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट बात हमारे एक बहुत फेमस राजनीतिक विचारक हैं भारतीय, डॉक्टर बेदी प्रसाद, उन्होंने ये बात कही है कि लोकमत में लोक कल्याण की भावना छिपी हुई होती है। इट इज द बेस ऑफ द लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी माने जो सरकार शासन कर रही है वो वैध है, वो कानूनी है, वो जनता की बात को मानती है, इसीलिए लेजिटिमेसी का बेस है। अगर कोई सरकार जनमत के द्वारा नहीं चल रही है तो वो लेजिटिमेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो जनता की इच्छाओं के विरोध में है, उसकी बात नहीं मानती। हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अधिनायकवाद है, वहां पर शासक अपने मन से काम करते हैं। आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया के शासक के बारे में, उनके फोटोग्राफ भी देखे होंगे। बिल्कुल वहां पर लेजिटिमेसी नहीं है, वहां जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती। अभी कुछ ही समय पहले वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति को केवल इसलिए मौत की सजा दे दी गई क्योंकि वहां पर वो साउथ कोरिया के म्यूजिक को सुन रहे थे और उनकी पिक्चरें देख रहे थे और लोगों को देखने के लिए प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया से दुश्मनी है। और वो मृत्युदंड कैसा दिया गया? एक बिल्कुल बीच मैदान में, जहां उनके घर के लोग और गांव के लोग सबको इकट्ठा करके उनके सामने उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ताकि लोगों में दहशत और डर फैल जाए। तो ये लोकमत नहीं है, लोग डर रहे हैं, चुप हैं, क्योंकि उनका शासक तानाशाह है और उनको कभी भी मार सकता है। तो वो शासन लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि वो जनता के विल को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। जनता तो देखना चाह रही है, वो एंजॉय करना चाह रही है, दूसरे देश की पिक्चर देख रहे, उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन उस शासक को पसंद नहीं है। तो शासक की इच्छा जनमत को एक्सप्रेस नहीं करती है। फिर इट इज सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड इन डेमोक्रेसी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केवल लोकतंत्र शासन में ही व्यक्ति का मत सुरक्षित रहता है, वहां किसी को दबाया नहीं जाता है। अगर अधिनायकवादी शासन में हम अपने मत को व्यक्त करते हैं तो हो सकता है मुझे मौत की सजा दे दी जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए, मुझे चुप करा दिया जाए, मुझे देश से बाहर निकाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें देश के बाहर निकाल दिया जाता है उनके विचारों के लिए, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। बांग्लादेश की एक लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उन्हें अपने कुछ विचारों के लिए वहां की सरकार ने देश निकाला दे दिया, तो वो बहुत दिनों से भारत में रह रही हैं। तो डेमोक्रेसी ही एक ऐसा शासन है जहां लोगों के व्यू सुरक्षित रहते हैं।
इट इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड डिस्कशन। लोकमत के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, और दूसरे डिस्कस करने की भी। मान लीजिए हम घर में चुपचाप बैठ के विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी से कहने की स्वतंत्रता नहीं है, हम वो बात कह नहीं सकते, तो भी बेकार हो जाएगा कि हम अपनी सरकार के बारे में कुछ सोचते हैं, कहना चाहते हैं। मान लीजिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें सरकार की ये नीति नहीं अच्छी लग रही है। देखिए बहुत सारे लोग आजकल कह रहे हैं कि भाई ये सरकार ने गलत किया, उन्हें वैक्सीन लगाने का काम तो बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, या फिर ऑक्सीजन की कमी हुई, ये सरकार की बदइंतजामी है। और लोग ओपनली कह रहे हैं, और किसी को जेल तो नहीं भेजा जा रहा है। लोग कह सकते हैं, लोग अखबार में लिखते हैं, लोग टीवी पर बोलते हैं, टीवी पर एवरीडे डिस्कशंस आते हैं। आप लोग तो देखते ही रहते होंगे कि टीवी पर डिस्कशंस आ रहे हैं, वहां लोग फ्रीली अपनी बात को कह रहे हैं। तो ये सब लोकमत के गुण हैं, क्वालिटीज हैं, कि वो जनसाधारण का मत होता है, वो विवेक पर आधारित होता है। भाई विवेक यानी रीजनिंग पर आधारित है, फालतू का मत लोकमत नहीं हो सकता कि हम कुछ भी कहें और लोकमत हो जाए। और फिर लोक कल्याण की भावना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोकमत के लिए, पब्लिक वेलफेयर या लोक कल्याण का होना। तो पब्लिक ओपिनियन की विशेषताओं को हम लोग देखते चल रहे थे। पब्लिक एटीट्यूड कैन वेरी ओवर टाइम, इस स्लाइड में कुछ और बातें भी कही हैं कि पब्लिक का एटीट्यूड बदलता भी रहता है। हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन किसी बात को कभी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन बहुत समय बाद उसे स्वीकार भी कर लेता है। कुछ बातें समाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं और धीरे धीरे लोगों के विचार बदल भी जाते हैं। जैसे कि गे राइट्स को लेकर के, गे और लेस्बियन के या होमोसेक्सुअल के राइट्स को लेकर के बहुत समय पहले किसी भी देश में मान्यता नहीं थी, किसी भी कानून में मान्यता नहीं थी। आज बहुत सारी सरकारें उसको मान्यता देने लगी हैं और लोगों का ओपिनियन भी उस बारे में बदलने लगा है। पब्लिक ओपिनियन प्लेसेस बाउंड्रीज, कहीं पर कोई चीज एक्सेप्टेबल होती है, कहीं पे नहीं होती है, उसकी बाउंड्रीज हो सकती है। किसी देश में कोई चीज अच्छी मानी जाती, कहीं पर नहीं अच्छी मानी जाती। जैसे कि यहीं पर फिर एग्जाम्पल है गे मैरिज का, कि एक सेक्स के लोगों के बीच यानी पुरुष पुरुष के बीच या स्त्री स्त्री के बीच क्या विवाह होना चाहिए, इस इशू को लेकर के कहीं पर मान्यता है और कहीं पर मान्यता नहीं है। फिर सिटीजन्स विलिंग टू रजिस्टर ओपिनियंस, कई बार नागरिक कुछ विचारों को अपने अंदर बनाते तो हैं, लेकिन कई बार वो उसे व्यक्त करने से डरते हैं, तो रजिस्टर करना कि हम अपनी बात को कहते हैं या नहीं कहते हैं। फिर गवर्नमेंट टेंड्स टू रिस्पॉन्ड टू पब्लिक ओपिनियन, कभी कभी तो जनता के ओपिनियन के बारे में सरकार उसका समर्थन करती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मानती है। जनता बहुत सारे प्रोटेस्ट करती है, सरकार हर चीज को स्वीकार नहीं करती है। तो ये सब लोकमत की विशेषताएं हैं। अब सवाल ये है कि लोकमत कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण यानी बनता कैसे है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन कैसे होता है। तो साधन क्या है, वे संस्थाएं क्या हैं, कैसे हम अपने मत को बनाते हैं, कहाँ पे बनता है और कहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं। तो जो साधन लोकमत के निर्माण के हैं, वही साधन अभिव्यक्ति के भी हैं, कोई अलग साधन नहीं है। जिन माध्यमों से हम अपने विचार को बनाते हैं, हम वहीं से अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। और उसके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस संस्थाएं हैं जिनको आप जानते हैं, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, प्रेस, प्रेस हम बोलते हैं, मास मीडिया कहते हैं। बहुत सारे साधन आते हैं जिसमें न्यूज मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है, कुछ न्यूज के माध्यम से, टेलीविजन इत्यादि के माध्यम से न्यूज आती है, कहीं समाचार पत्र के माध्यम से हम उसे पढ़ पाते हैं। रेडियो है, रेडियो भी बहुत प्रचलित है, बहुत सारे घरों में रेडियो होता है, लोग रेडियो पर न्यूज और बहुत सारे सरकार की बातों को सुनते हैं। आजकल हमारे देश में बहुत पॉपुलर प्रोग्राम आता है संडे को 11 बजे, प्रधानमंत्री का एक प्रोग्राम है मन की बात, उसे आप सुन सकते हैं, उससे अपना मत बना सकते हैं कि सरकार ये अच्छा कर रही है, ये अच्छा नहीं कर रही है। बहुत सारे और से पॉलिटिकल विषयों पर चर्चाएं आती रहती हैं। टीवी पर तो आता ही रहता है, रोज आप देखते रहते हैं, प्रेस में बहुत सारे इश्यूज पर गर्मा गर्म बहसें और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सिनेमा और टेलीविजन के माध्यम से बहुत पॉपुलर, सभी के पास है, लोग सिनेमा भी देखने जाते हैं। और जब सिनेमा देखने जाते हैं तो सरकारें अपना विज्ञापन देती है बीच बीच में
आप देखते होंगे कि धूम्रपान नहीं करिए या ये करिए, ऐसा मत करिए, और भी बहुत सारे विषयों को लेकर के सरकारें अपने विज्ञापन कर सकती हैं। फिर मंच या सार्वजनिक सभाएं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, वहां पर बहुत सारी बातें होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बहुत सारी सभाएं करते हैं और वहां पर वो अपने विचारों को कहते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उनके पक्ष में अपना मत बना ले। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण संस्थाएं जहां पर आपकी उम्र भले कम हो लेकिन आपकी एक तरह से ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग करते हैं आपके टीचर्स, आपके मेंटर होते हैं। आप लोग बहुत बार अपने क्लासेस में टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसका मतलब क्या होता है, ये जो कहा जा रहा है आजकल अखबार में छप रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो शिक्षण संस्थाओं में जब बच्चे जाते हैं तो वहां पर टीचर उनकी मदद करते हैं, उस इश्यू को उन्हें समझाते हैं। क्लास में कई बार हम लोग लेक्चर देते हैं, कई बार क्लास के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं और वहां हम आपको बहुत सारी चीजों के बताते हैं, हम टीचर्स। तो स्कूल में, कॉलेज में जा करके बच्चे बहुत सारा अपना ओपिनियन बना सकते हैं। फिर कई प्रकार के संघ होते हैं, क्लब्स होते हैं, वहां पर हम जाते हैं, वहां पर बहुत बातचीत करते हैं। निर्वाचन यानी चुनाव, चुनाव तो बहुत बड़ा माध्यम है। वोट तो तभी पड़ता है, उसी के पक्ष में पड़ता है जिसके बारे में हम मत बना लेते हैं। फिर व्यवस्थापिका सभाएं, व्यवस्थापिका सभाएं यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि लोकतंत्र है तो वो संस्थाएं हैं लेजिस्लेचर की, व्यवस्थापिका की, जहां पर कानून बनते हैं और वहां पर जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। वो जाकर के विधानसभा में, लोकसभा में, इन सब लेजिस्लेचर की संस्थाओं में बैठते हैं और वे हमारे प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्योंकि हम लोग खुद तो करते नहीं है चुनाव में पार्टिसिपेट करके, हम खुद तो वहां पे जाते नहीं है, चुनाव लड़ते नहीं है, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं और वो लोग जा करके व्यवस्थापिका सभाओं में बैठते हैं और वहां पर जहां से भी वो चुनकर आते हैं या फिर पूरे देश की जनता के विचारों को व्यक्त भी करते हैं। और कई बार जो डिबेट्स आती हैं वो टीवी पर लाइव आती हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे चैनल भी हैं, लोकसभा का चैनल, राज्यसभा का चैनल, जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्यवस्थापिका सभाओं में और जो डिबेट होती हैं वो सब हम लोग सुनते हैं और उनके द्वारा हम ये देखते हैं कि हाँ भाई ये एमपी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये जनता की बात कर रहे हैं, ये हमारे मन की बात है, या ये कानून अच्छा है, या ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया। तो इस तरह से व्यवस्थापिका सभाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत होती हैं लोकमत को बनाने का और उसे एक्सप्रेस करने का। फिर राजनीतिक दलों की भूमिका तो है ही। राजनीतिक दलों का तो काम ही है कि हर इशू के बारे में जनता के बीच में जाते हैं, हमेशा कहते हैं कि भाई हमारा दल इस बारे में बहुत अच्छा कर रहा है और उस दल को देखिए वो तो बहुत ही बेकार है, उनके शासनकाल में तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। जनता सुनती रहती है सब और जनता अपने विचार को बनाती रहती है। जनता कोई ऐसी बहुत मूर्ख नहीं होती कि सबकी बात को एक बार में मान ले, जनता भी सुनती रहती है और विचार करती रहती है। तो देख रहे हैं ये सारी एजेंसीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, प्रेस है, रेडियो एंड टेलीविजन है, पब्लिक मीटिंग्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हम कहाँ करते हैं? राजनीतिक समाजीकरण कहाँ होता है? सार्वजनिक सभाओं में होता है, पब्लिक मीटिंग्स में होता है, हम संघों में जुड़ते हैं, वहां पर हम डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के माध्यम से लोकमत बनता और बिगड़ता है। ओपिनियन पोल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन सभी में जाकर के पब्लिक ओपिनियन बनता है। इसे आप इस स्लाइड के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि किसी एक दल के की राजनीतिक रैली है, अब ये नेता हैं, कोई बात कह रहे हैं और लोगों ने देखिए अलग अलग प्रकार से अपने व्यूज बना रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में। मान लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, लोग बैठे हैं, ये कोई क्लब हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, किसी ने कुछ कहा, फिर किसी ने कहा नहीं ठीक है, किसी ने कहा ये गलत है, मैं ये सोचता हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ, तो ऐसे ही मत बनता है। फिर ये ओपिनियन पोल देखिए,
कई बार वोटिंग होती है, पोल होते हैं। आप न्यूज़पेपर में भी देखती हैं कि एक प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाता है कि आप इसके पक्ष में हैं, आप इसके विपक्ष में हैं, आप वहां पर वोटिंग करते हैं। तो ओपिनियन पोल के माध्यम से भी पब्लिक ओपिनियन बनता है। ये देखिए वोटिंग हो रही है, इतने % लोगों ने कहा। ये आजकल आप लोग इस तरह के निशान बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी लोग फेसबुक व्हाट्सएप में थम्स अप यानी आप इसका समर्थन करते हैं, और जब थम्स डाउन कर देते हैं यानी कि आप इसका विरोध कर रहे हैं। इतने % लोग समर्थन में, इतने लोग विरोध में हैं। आप लाइक करते हैं कि आप अनलाइक करते हैं, ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। फेसबुक वगैरह में तो ये फीचर बहुत ज्यादा बच्चे देखते रहते हैं। फिर ये देखिए, ये बैलेट है, ये वोटिंग है चुनाव के माध्यम से। ये सारे तरीके हैं, आप देख रहे हैं कि इनके माध्यम से पब्लिक ओपिनियन बनता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने मीडिया के बारे में आपको बताने की कोशिश की है कि मीडिया क्या है। मीडिया, जैसे मैंने बताया, मीडिया को आप मास मीडिया भी आजकल कहा जाता है, जिसमें कि सभी साधन आ जाते हैं। प्रिंट मीडिया है, प्रिंट यानी जो छपा हुआ होता है, समाचार पत्र, मैगजीन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, मूवीज, जो इलेक्ट्रॉनिक है। और न्यू एज मीडिया, न्यू एज यानी आज के समय का मीडिया। यही तो आप लोगों के बीच में बहुत फेमस है आजकल की यंग जनता के बीच में, जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कौन कौन सी? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, और भी बहुत सारी साइट्स हैं। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट मीन्स हैं पब्लिक ओपिनियन को बनाने के, एक्सप्रेस करने के। इनके माध्यम से, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से हम दूसरों के विचारों को सुनते हैं, अपने विचारों को बनाते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे संचार के साधन हैं। लोकमत इनके द्वारा बन रहा है, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से पूरे, और सिर्फ अपने देश के नहीं, पूरे ग्लोब की, पूरे संसार की खबरें भी आती रहती हैं हर वक्त। टेलीविजन है, अब आप सुनिए इनके माध्यम से, पढ़िए, न्यूज़पेपर में पढ़िए, ऐसा हुआ, फिर अपने मत को बनाते रहिए, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। और अगर स्वस्थ मीडिया होता है, सही खबरें आती हैं मीडिया के माध्यम से, तो हम सही राय बना पाते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, एक बड़ी ऐसी चीज आ रही है आप लोगों के बीच में, सभी को पता होता है, गलत सूचनाएं, फेक न्यूज। मीडिया तो चम्मच की तरह खिलाते ही रहा है, दिन भर सबके घरों में टीवी चलता है, मोबाइल पर खबरें आ रही हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, दिन भर चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, खबरें ही खबरें हैं। पर क्या हो रहा है, ज्यादातर फेक न्यूज है। देख रही फेक न्यूज, कोविड-19 के बारे में फेक न्यूज, हर इशू के बारे में फेक न्यूज, खासतौर से व्हाट्सएप पे। लोग कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तमाम ज्ञान देती है, गलत सही। कोई वीडियो डाल दिया, तो अभी आजकल हो रहा है कि उसको रेगुलेट किया जाए, ताकि लोग उसका मिसयूज करके भड़का देते हैं लोगों को। देखिए फेसबुक की गोली खा खा करके ये बेचारे बेहोश पड़े हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारा का सारा सोशल मीडिया, दिन भर लोग लगे रहते हैं, सब तरफ से उल्टी सीधी खबरें देखते रहते हैं। देखिए सारी सही न्यूज का कतर कतर करके इस तरह की न्यूज आ रही है लोगों के बीच में। तो इसके माध्यम से हमारा जो लोकमत बनता है वो गलत बनता है। हम कोई गलत वीडियो देख लेते हैं, फिर हमें लगता है कि भाई ये वीडियो जो है ये सही है, पर वो सही नहीं होता। सच्चाई के बिना हमें किसी खबर को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, आजकल के समय में मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग यानी देखा जा रहा है। आपने सुना होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा एक मूव जो भी होता है, हम क्या सोचते हैं, तुरंत एआई पावर्ड एनालिसिस होती है। वो जनता के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, पता चलता रहता है कि किस तरह का विचार रखता है, ये कहाँ जाता है, ये क्या खाता है, ये कैसे रहता है। मॉनिटरिंग होती है और तुरंत के तुरंत लोग उसी के अनुसार चीजें बना देते हैं, मार्केट में बना देते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी भी यूज कर सकती है इस तरह का। जनता क्या सोच रही है, क्या जनता बीजेपी के समाचार आजकल ज्यादा पढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी का ब्लॉग सुन रही है, देख रही है। मॉनिटरिंग हो रही है, पब्लिक ओपिनियन की एनालिसिस हो रही है। अभी कुछ ही समय पहले व्हाट्सएप
एक नया फीचर लगाने जा रहा था कि हम व्हाट्सएप पे जो भी चैट करेंगे, मान लीजिए हमने चैट पे अपने किसी फ्रेंड से कहा आज हम लोग फला जगह पे शॉपिंग करने जाएंगे या ये जगह बहुत अच्छी है, उसे पता चल जाएगा कि हमको ये पसंद है और वो उस चीज से रिलेटेड हमारा तुरंत मॉनिटरिंग कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा और हमें विज्ञापन देने लगेगा। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट में या किसी भी माध्यम से शॉपिंग करिए और फिर देखिए कि तुरंत आपको उसी चीज के विज्ञापन आने लगते हैं। मीडिया को पता चल जाता है इंटरनेट के माध्यम से कि आपने क्या सर्च किया है। जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तुरंत आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, फला व्यक्ति को फला चीज में इंटरेस्ट है। और ये डेटा इकट्ठा करके उसके माध्यम से तो बहुत चमत्कार हो सकते हैं। राजनीतिक दल भी उसका फायदा उठा सकते हैं, जनता क्या सोचती है उनके बारे में। इसलिए आप देखते हैं कि लोकमत के निर्माण में कौन सबसे इंपॉर्टेंट हुआ? मानव तत्व, क्योंकि मनुष्य ही वो है जिसके पास विवेक है, अपने विवेक से निर्णय कर सकता है सही और गलत का। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? सोशलाइजेशन। अभी एक वर्ड आपने सुना था, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। हम किसी भी बात को जब सुने तो उसे डिस्कस करें, शेयर करें, हो सकता है कहीं और से हमें कोई सही सूचना मिल जाए। तो जब लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने अपने स्टेटमेंट देते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मौका दिया जा रहा है कि आप बोलिए, आप अपनी बात कहिए, ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, तो वहां पर हम सही ओपिनियन बना सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमारे ओपिनियन में कुछ कमियां हो। बाधाएं क्या हैं? क्या बाधाएं हैं, क्या कमियां आती हैं लोकमत के निर्माण में? गरीबी और अन्य आर्थिक असमानताएं। अब जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से राजनीतिक बारे में विचार विमर्श करें? वो तो अपने खाने पीने के ही तैयारियों में लगे रहते हैं। निरक्षरता यानी पढ़ा लिखा न होना, जब पढ़े लिखे नहीं है तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे और माध्यम से समाचार कैसे सुन के समझ पाएंगे? तो उचित शिक्षा नहीं है तो वो लोकमत के निर्माण में बाधा है। फिर पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र और मास मीडिया, मीडिया का इम्पार्शियल ना होना। आजकल जो समाचार पत्र हैं वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से जुड़े हुए होते हैं और वो किसी न किसी एक दल के, एक प्रकार से उनके मुख पत्र बन जाते हैं, किसी न किसी दल का अधिकार हो जाता है या सरकार का कंट्रोल हो जाता है और वहां पर लोगों तक सही खबरें नहीं पहुंच पाती हैं। मीडिया पर सूचनाओं का भ्रामक प्रसार होने लगता है। आजकल मीडिया का इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे के खिलाफ सूचनाएं प्रसारित करवाते हैं। पार्टीज इसका बहुत प्रयोग करती हैं, बहुत लंबे लंबे पोस्ट आते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि इनके समय में ऐसा हुआ, और वो सूचनाएं बहुत परसेंटेज में वो सही सूचनाएं नहीं होती हैं, उनको जांचने की जरूरत होती है। दोषपूर्ण राजनीतिक दल, यानी जब राजनीतिक दल स्वार्थी होते हैं, अपने ही पक्ष में जनता को मोड़ना चाहते हैं तो दूसरे पक्ष के बारे में बहुत गलत खबरें फैलाते हैं। जनता में राजनीतिक चेतना की कमी होना या उदासीन होना। उदासीन यानी अरे हमें क्या मतलब, इस दल की सरकार हो या उस दल की सरकार हो, हमें तो बस यही करना है, हमारी जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी। तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम राजनीतिक इशू के बारे में जानकारी नहीं रखते, उसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं, इस कारण से भी सही लोकमत नहीं बन पाता है। तो लोकमत के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं? कैसे अच्छा लोकमत हो सकता है? सुशिक्षित और समझदार जनता, जनता समझदार होनी चाहिए। अगर कोई गलत खबर आ रही है, कुछ ऐसे इशू आ रहे हैं तो उन्हें आपस में बातचीत करना चाहिए, उन्हें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, रिसर्च करके देखना चाहिए कि क्या सही राय है, क्या सही बात है। आर्थिक समानता हो, बहुत गरीबी अमीरी का फर्क ना हो, स्वतंत्र प्रेस हो, फ्री प्रेस हो। ये नहीं कि प्रेस में सारी सरकार के पक्ष में ही खबरें चली जा रही हैं तो जनता को विरोधी पक्ष की बात नहीं पता चलती है, सारे लोग चापलूसी कर रहे हैं सरकार की, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात सही और कौन सी बात गलत है। राजनीतिक दलों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, जनता के बीच में सही बातें लेकर आना चाहिए, सांप्रदायिकता की भावना का अंत होना चाहिए। कई बार राजनीतिक दल भी बहुत ज्यादा सांप्रदायिक भावना फैलाते हैं, तो सांप्रदायिकता की भावना यानी कि धर्म जाति के आधार पर लोगों के बीच में फूट डलवाना नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
और किसी भी देश की जनता में अपने राष्ट्रीय आदर्शों के संबंध में एकता होनी चाहिए। यानी कि हमारे राष्ट्र के जो हित हैं, राष्ट्र के जो आदर्श हैं, वो प्रतीक हैं, हम सब लोगों को उस बारे में एकमत होना चाहिए। हमें ऐसी कोई भी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ हो, जो देश के खिलाफ हो, चाहे जो भी हो जाए। वहां पर जाकर हमें किसी के भी जाल में नहीं फंसना चाहिए। और लोकमत कैसे बनता है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, हम अपनी बात को कह सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है। फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ऑर्गेनाइज होने की स्वतंत्रता, और ये दोनों तो हमारे देश के मूल अधिकार में हमको मिली हुई है। संविधान ने हमको मूल अधिकार के रूप में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार है, ये सब मूल अधिकार हैं भारत की जनता के। वहां हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिली है और संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। फिर शांतिपूर्ण वातावरण, देश में शांति होनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा है, यदि कला है, कई राजनीतिक दल, कई धर्म और जातियां मिलकर लड़ रहे हैं, तो वहां पर तो दूषित वातावरण है ना, वहां पर तो कोई लोकमत नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपस में विषमताएं हैं, आपस में वैमनस्य है। तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लोगों का सहनशील और न्यायप्रिय होना। लोगों को धर्मों के प्रति, जातियों के प्रति, विभिन्नताओं के प्रति सहनशील होना चाहिए। यही नहीं कि केवल हम अपने मत को सबसे इंपॉर्टेंट माने, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं तो हम सही हैं, ऐसा नहीं है। कोई अल्प मत है, कोई संख्या में कम है, तो उनके लिए क्या अच्छा है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, उनको भी स्थान देना चाहिए अपनी विचारधारा में, न्यायप्रिय होना चाहिए, सबको मिलजुल करके बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक ओपिनियन की, क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्या क्या काम है लोकमत के जिसके कारण ये हमारे लिए आवश्यक है। तो ये महत्व है लोकमत का। शासन की निरंकुशता पर रोक लगाना, किसी भी देश की सरकार निरंकुश नहीं होने पाती, उसको वो काम करना ही पड़ता है जो जनता चाहती है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि लोकतंत्र शासन का प्राण है, जान है। अगर ये नहीं, लोकमत नहीं, तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। जब जनता कुछ बोल ही नहीं पाएगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? तो बहुत जरूरी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना। सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण होता है, नहीं तो वो कुछ भी कर ले जाएंगे। सरकारी अधिकारियों के पास, सरकार के पास बहुत पावर होती है। यदि जनता उनके लिए बोल नहीं पाती, उनके खिलाफ कोई बात, तो वो कुछ भी कर ले जाएंगे। तो सरकारी अधिकारी भी डरते हैं कि आजकल जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। आप भी देखते होंगे अक्सर व्हाट्सएप पे या कई जगहों पर लोग वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। अगर कोई अधिकारी घूस ले रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, अभी हाल ही में ऑक्सीजन को लेकर के एक हॉस्पिटल के एक वहां के डायरेक्टर ने कहा कि हमने तो मॉक ड्रिल की और ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी और ये देखा कि किसको जरूरत है ऑक्सीजन की, किसको नहीं, और उस दर्दनाक घटना में 22-23 लोगों की मृत्यु हो गई। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, तुरंत बिल्कुल लोग वहां अस्पताल के बाहर इकट्ठे हो गए, प्रदर्शन होने लगे, तुरंत उस अस्पताल को बंद करना पड़ा। तो ये लोकमत है। यदि लोकमत नहीं होगा तो लोग कुछ भी कर लेंगे, चाहे वो प्राइवेट बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रभावशाली या सरकारी, वो सब लोग कुछ भी कर जाएंगे। तो लोकमत क्या करता है? सरकार का पथ प्रदर्शन करता है, स्वार्थी राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण रखता है, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, विभिन्न संस्थाओं को कर्तव्य पालन की चेतावनी देता रहता है। तो लोकमत बहुत जरूरी है। ह्यूम का क्या कहना है? ह्यूम एक बहुत प्रसिद्ध विचारक है। सभी सरकारें, चाहे वे कितनी भी दूषित, कितनी भी खराब क्यों ना हो, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर रहती हैं। एक विचारक और हैं, जोस ऑर्टेगा गैसेल, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है रिवोल्ट ऑफ द मासेस में कि लोकमत के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई भी शासन नहीं कर सका है। और ये देखिए कुछ और भी आपके सामने कोट्स हैं, बहुत फेमस कोट्स हैं। ये कोट है महात्मा गांधी का, पब्लिक ओपिनियन अलोन कैन
make, keep a society pure and healthy. पब्लिक ओपिनियन ही एक सोसाइटी को प्योर और हेल्दी बना सकता है। और ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है, पब्लिक ओपिनियन इज अ थर्मोमीटर अ मोनार्क शुड कॉन्स्टेंटली कंसल्ट। पब्लिक ओपिनियन एक थर्मामीटर की तरह है, जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप लिया जाता है कि भाई टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, वैसे ही जनता भी एक राजतंत्र में एक शासक को समझना चाहिए कि अब जनता का विचार बहुत उबाल पर आ रहा है, तो मोनार्क को भी देखते रहना चाहिए, उसे भी जनमत से डरना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन इज द थर्मोमीटर अ मोनार्क शुड कॉन्स्टेंटली कंसल्ट। जैसे बुखार नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं, वैसे जनता के विचार को नापने के लिए भी थर्मोमीटर का यूज करना चाहिए। बेंजामिन डिज़रायली, इन्होंने क्या कहा, पब्लिक ओपिनियन रादर डिजर्व्स टू बी कॉल्ड पब्लिक फीलिंग्स। पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक की फीलिंग्स है, जनता क्या सोचती है सरकार के बारे में, संस्थाओं के बारे में, लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक फीलिंग्स हैं ये। और पब्लिक ओपिनियन इज स्ट्रॉन्गर देन द लेजिस्लेचर। पब्लिक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर भी है, किससे? लेजिस्लेचर से, यानी व्यवस्थापिका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड नियरली एज स्ट्रॉन्ग एज द 10 कमांडमेंट्स। और जो 10 कमांडमेंट्स कहे जाते हैं, जो बाइबल में कहे गए हैं, 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, उनके जैसा ये बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स डडले वार्नर ने ये बात कही है। तो बहुत सारे लोकमत पे बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। इस लेक्चर के द्वारा आपको समझ में आ ही क्या होगा कि लोकमत बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सभी को जागरूक होना चाहिए। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप किसी भी घटना से उदासीन नहीं रहिए। आप टीवी पर कोई डिबेट देखते हैं, कोई बहस देखते हैं, तो उसको सुनिए, समझने की कोशिश करिए, लोग कैसे अपनी बातों को कह रहे हैं, कैसे आप अपने विचार को बना सकते हैं और स्ट्रांगली अपनी बात को कह भी सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कल को आप में से ही कोई पत्रकार बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, और वहां जाकर के अपनी बातों को कहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अपने मन के अंदर हमें बात को नहीं रखना है, हम क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, हम क्या सोचते हैं कि हम अपनी संस्थाओं को कैसा बनाएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्त करना। तो इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। पब्लिक ओपिनियन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी बातें लेक्चर के माध्यम से भी समेटी नहीं जा सकती हैं, उसके लिए हमको आपस में बात करना होगा। और आई विश कि आप सब लोग इतने स्ट्रांग बने कि अखबार पढ़ते रहें, घटनाओं को समझते रहें और टीवी देखें, बहुत सारे माध्यमों के द्वारा अपने विचारों को बनाते रहें, पढ़ते रहें और अपनी बातों को एक्सप्रेस करते रहें और दैनिक जीवन में हम इसको अप्लाई भी करें। थैंक यू।